नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश आवर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आज स्वदेश आवर में शुरुआत होगी स्वदेश के सुपर 7 के साथ, जिसे हम सबसे पहले देखेंगे, जहां आज होंगी खबरें आपसे जुड़ी हुई, आपकी पॉकेट से जुड़ी हुई, आपकी सेहत से लेकर आपकी वेल्थ तक की बात आज इस सुपर 7 में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर स्वदेश के सुपर 7 में कौन सी बड़ी खबरें आपका इंतजार कर रही हैं। तो स्वदेश के सुपर 7 में नकली फार्मा कंपनियों पर सरकारी एक्शन लिया गया है। इसके अलावा पीएफ में जमा रकम पर अब ज्यादा ब्याज मिलेगा। हॉलमार्किंग की डेडलाइन में बदलाव नहीं होने वाला है। क्या क्रूड में फिर से उबाल नजर आने वाला है और बाजार में सीमित दायरे में क्या कारोबार होगा। और वहीं सरकारी बंगला राहुल गांधी खाली करने वाले हैं और माफिया अतीक अहमद को आज उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इन बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा और भी अहम खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले 7 बजे में सबसे पहले आपके सेहत से जुड़ी हुई खबर। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने नकली दवाओं पर जो है वो सख्त एक्शन लिया है, क्योंकि डीसीजीआई ने जो निगरानी की उसमें बहुत सी अनियमितताएं पाई। 20 राज्यों में नकली और खराब क्वालिटी की दवा बनाने वाली फार्मा कंपनियों पर सरकार ने शिकंजा कसा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित हमारे साथ हैं। समीर, बताएं आखिर किस तरह की कार्रवाई नजर आ रही है। देश में नकली दवाओं या फिर सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की दवाओं के खिलाफ सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। 76 फार्मा कंपनीज हैं जिसके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की है। दरअसल लगातार सरकार को नकली दवाएं या फिर सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की दवाओं का मार्केट में सर्कुलेशन होने की शिकायत लगातार मिल रही थी, जिसके बाद देश के 20 राज्यों में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर के कार्रवाई की है। सरकारी संस्था डीसीजीआई ने इंस्पेक्शन किया है और जो 20 राज्यों में 203 फार्मा कंपनियों को चिन्हित किया गया था जो रडार पर थी, और इन 203 फार्मा कंपनियों पे सरकार ने 76 के खिलाफ एक्शन लिया है। 76 में से 18 फार्मा कंपनियां ऐसी हैं जिनके लाइसेंस या तो रद्द कर दिए गए हैं या उनकी मैन्युफैक्चरिंग पर रोक लगा दी गई है। यही नहीं, 3 कंपनियों के प्रोडक्ट परमिशन को भी कैंसिल कर दिया गया है। ये 3 फार्मा कंपनीज इस लिस्ट में शामिल हैं, जबकि 26 दवाई कंपनी ऐसी हैं, फार्मा कंपनी ऐसी हैं जिनको शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। तो ये पहले चरण की कार्रवाई है जिसमें सरकार ने सख्ती बरतते हुए 76 फार्मा कंपनियों पर कार्रवाई की है। लेकिन सूत्रों की माने तो ये सिर्फ पहला चरण है, क्योंकि नकली दवाएं या फिर सब स्टैंडर्ड घटिया क्वालिटी की जो दवाओं के खिलाफ जो सरकार का स्पेशल ड्राइव है वो आगे भी जारी रहेगा और संभवतः अगले चरण में कुछ और फार्मा कंपनियों के नाम इस एक्शन वाली लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो देश भर के लगभग हर बड़े राज्य में, सिक्किम से लेकर के गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हर लगभग राज्य में ये बड़ी कार्रवाई की गई है और माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में इस कार्रवाई की जद में और भी कई फार्मा कंपनी आएंगी। कुल मिलाकर के नकली दवाओं पर नकेल सरकार यहां पर कसना चाह रही है। चले बढ़ते हैं आगे और अगली खबर भी आपकी और हमारी सेहत से जुड़ी हुई है, जिस पर लगातार सतर्कता बरते जाने की जरूरत है। हम बात कर रहे हैं कोरोना के बढ़ते मामलों की। पिछले कई दिनों से देश में लगातार कोरोना के 1500 से ज्यादा नए केस आ रहे हैं। हालांकि कल के मुकाबले आज कोरोना के नए केस में थोड़ी नरमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 1573 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना की वजह से 4 व्यक्तियों की मौत हुई और बताया जा रहा है कि ये चारों मौतें केरल में नजर आई हैं। देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या इस तरह से बढ़कर 10,981 हो चली है। और सेहत के बाद अब बात नौकरी पेशा लोगों से जुड़ी हुई, जिनकी बचत पर मिल सकता है अब ज्यादा ब्याज। जी हां, ईपीएफओ ने 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ा दी है। इससे कितना होगा फायदा, डिटेल्स दे रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, ईपीएफओ के करीब 6 करोड़ से भी ज्यादा जो उसके एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए राहत की खबर है। दरअसल ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की 2 दिनों तक बैठक चली। ये बैठक आज खत्म हुई। इसमें कुछ अहम फैसले लिए गए। जो सबसे बड़ा फैसला ईपीएफओ ने लिया है वो दरअसल वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दरों से संबंधित है। सीबीटी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफ पर 8.15% ब्याज देने का फैसला किया है। इसका मतलब ये है कि पिछले साल के मुकाबले इसमें
0.05% की बढ़ोतरी की गई है, जो कि मौजूदा हालात में बेहतर ही कहा जाएगा, क्योंकि पिछले साल ईपीएफओ ने सब्सक्राइबर को 8.10% का ब्याज देने का फैसला किया था। हालांकि 8.15% ब्याज देने के बाद भी ईपीएफओ के पास करीब 600 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का सरप्लस फंड है, और इसी को ध्यान में रखते हुए कई मेंबर्स ने सिफारिश की थी कि कम से कम 8.20% ब्याज जो है वो सब्सक्राइबर्स को दिया जाए। लेकिन जो मौजूदा ग्लोबल सिचुएशंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने फैसला किया है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 8.15% ब्याज ही सब्सक्राइबर्स को दिया जाएगा। अब ये सिफारिशें जो है वित्त मंत्रालय को भेजी जाएंगी। वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद इसे सब्सक्राइबर्स के खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। जहां तक ईपीएफओ का जो निवेश है इक्विटी में, उससे संबंधित इस मसले पर भी चर्चा हुई और ये फैसला किया गया कि ईपीएफओ का जो इस वक्त इक्विटी में निवेश है वो सिर्फ 10% है, लेकिन जो परमिसिबल लिमिट है वो 15% है। लिहाजा इस बात पर सहमति बनी कि अगले वित्त वर्ष में इसको बढ़ाकर 15% तक किया जाएगा। हालांकि इस बात पर कोई सहमति नहीं बनी कि इसको 15% के दायरे से बढ़ाया जाएगा। मतलब ये कि ईपीएफओ का जो निवेश है इक्विटी में वो अभी भी 15% तक ही रहेगा। जाहिर तौर पे मौजूदा हालात में ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर को कुछ राहत देने के प्रयास किए हैं और 8.15% की जो दरें हैं अभी भी जो दूसरे स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उससे ज्यादा है। और वहीं 31 मार्च से पहले टैक्स और फिनांस से जुड़े वो कौन कौन से जरूरी काम हैं जिन्हें निपटा लेना चाहिए ताकि बाद में आपकी मुश्किलें न बढ़ जाएं, पूरी डिटेल्स दे रही हैं हमारी सहयोगी कविता थपलियाल। चलिए, लास्ट मिनट में अगर आप अपनी टैक्स सेविंग निवेश के बारे में प्लानिंग करना चाहते हैं तो झटपट आपको इन्फॉर्मेशन हम दे देते हैं। एटीसी और एटीटी के तहत कहाँ कहाँ आपके पास निवेश के विकल्प है। पीपीएफ, ईपीएफ, ईएलएसएस, एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, फिक्स डिपॉजिट, इनमें से कौन सा आपके लिए सबसे बेहतरीन होगा, क्या क्या इनके फीचर्स हैं आपको बता देते हैं। पीपीएफ की बात करते हैं जहाँ पर 15 साल का लॉक इन है। आप 1.5 लाख तक की निवेश पर आपको निवेश पर 1.5 लाख तक की टैक्स छूट मिलेगी। और आपको बता दें जो मौजूदा ब्याज दर है वो 7.1% है पीपीएफ की। हर तिमाही जो है इसकी ब्याज दर को रिव्यू किया जाता है और बदलाव आता है उसमें। एनपीएस रिटायरमेंट के लिहाज से एक बढ़िया रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट और एटीसी और एटीसीसीडी के तहत आपको टैक्स छूट मिलती है। 1.5 लाख रुपए एटीसी और एटीसीसीडी में आपको अतिरिक्त 50,000 की यानी 2 लाख की आपको टैक्स छूट मिलेगी अगर आप एनपीएस के तहत निवेश करते हैं तो। आगे बढ़ते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना, अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई और शादी के लिए अगर आप पैसे जमा करना चाहते हैं तो ये है वो योजना जहां पर आपको 7.6% का ब्याज मिलेगा और एटीसी के तहत आपको जो है 1.5 लाख की टैक्स छूट भी मिलेगी। अगला निवेश का विकल्प जो है ईएलएसएस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, 3 साल का लॉक इन है, 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है आपको और एटीसी के तहत आप इसमें जो है वो टैक्स छूट अवेल कर सकते हैं। और आगे बढ़े तो एटीडी के तहत अगर हम देखें तो इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर आपको जो है प्रीमियम पर छूट मिलती है। वरिष्ठ नागरिकों, सीनियर सिटीजन के लिए भी है और साथ ही इंडिविजुअल्स के लिए भी है। और इतना ही नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपको एटीटी के तहत टैक्स छूट मिलती है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस का अगर आप भरते हैं प्रीमियम तो उसमें आपको एटीसी के तहत जो है वो छूट मिलेगी। अब ऐसे कौन से काम है जो आपको 31 मार्च से पहले ख़त्म कर देने हैं और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर 1 अप्रैल से ये काम जो है आप पर भारी पड़ सकता है, आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो आपको पैन आधार को लिंक करा देना है। आप नहीं कराएंगे तो फिर आपका जो पैन कार्ड है वो इनवैलिड हो जाएगा, आईटीआर नहीं भर पाएंगे और ना ही किसी बैंक में आप खाता भी खोल पाएंगे। आगे हम बढ़ें तो यहाँ पर एडवांस टैक्स जो है 31 मार्च तक आपको चुकाना ज़रूरी है और ये है वो तमाम चीज़ें जो आपको 31 मार्च से पहले कर देनी है। तो आपको 31 मार्च तक कौन कौन से जरूरी काम निपटाने हैं उसकी जानकारी हमने दे दी। अब चलिए, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने कंपनियों को 30% के मैनेजमेंट खर्च तक कमीशन देने की इजाजत दे दी है। इस खबर पर और ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह।
सरकार ने इंश्योरेंस कंपनियों के खर्चों के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है और ये नए नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे। नए नियमों के मुताबिक जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, उनके जो एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट की लिमिट है वो एक ही होगी, सिंगल लिमिट होगी। क्योंकि अभी तक जो है अलग अलग सेगमेंट के अंदर कमीशन की लिमिट अलग होती थी। मोटर इंश्योरेंस के अंदर अलग कमीशन की लिमिट होती थी, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कमीशन की लिमिट जो तय की गई होती वो अलग होती थी। लेकिन नए नियमों के बाद एक सिंगल मैनेजमेंट ऑफ एक्सपेंसेस की लिमिट होगी, तो कंपनियां खुद डिसाइड कर सकेगी कि जो किसी कारोबार को पाने के लिए उनको कितना कमीशन देना है। तो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, उनके लिए काफ़ी नियम जो है वो फ़ायदे के लिए होंगे, क्योंकि वो रिवॉर्ड्स के फॉर्म में, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस के फॉर्म में अपना जो है दायरा बढ़ा सकती है, ज़्यादा कमीशन दे सकती है। इसके अलावा दूसरी तरफ जो सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, न्यू इंडिया एश्योरेंस, उनके लिए ये जो डेवलपमेंट है नेगेटिव होगा, क्योंकि न्यू इंडिया एश्योरेंस का जो ओवरऑल मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हैं, जिसमें सैलरी, फिक्स एक्सपेंसेस आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो कमीशन को बढ़ाने के लिए उनके पास ज़्यादा रूम नहीं होगा। इसके अलावा जो पॉलिसी बाजार जैसे एग्रीगेटर हैं, उनके लिए भी ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा ज़्यादा कमीशन दिया जाएगा कारोबार को एक्वायर करने के लिए, तो उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। एक सफाई जो इस नोटिफिकेशन के अंदर दरकिरार है कि जो एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट की लिमिट होगी, वो क्या जो IRDAI के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में बताया गया था 30% जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए और 35% स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए, वही तय की गई है क्या? तो इसकी जो क्लैरिफिकेशन है वो मांगी गई है इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा और उम्मीद की जा रही है कि ये क्लैरिफाई भी कर दिया जाएगा, क्योंकि नए नियम जो है वो 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे। चलिए अगली खबर भी आपके काम की है। 1 अप्रैल से जरूरी होने जा रही हॉलमार्किंग की डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं होगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के DG प्रमोद कुमार तिवारी ने हमसे खास बातचीत में ये बात कही। हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने उनसे खास बातचीत में जाना कि BIS ज्वेलर्स के साथ जागरूकता प्रोग्राम किस तरह से आगे बढ़ रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हॉलमार्क से जुड़ी जानकारी पहुंची जा सके। I will say almost unanimity that there should not be any problem in implementation of the HUID from 1st April mandatorily. They had a few suggestions for improvement in the BIS Care app, which helps in authentication of the gold jewelry, and also had few suggestions regarding the implementation of hallmarking in general. So we have taken note of those suggestions. We assured them that we will take necessary steps. इतना बड़ा फैसला है सर, और इसको देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए कुछ आपके एग्रेसिव प्लान्स भी हैं, एडवर्टाइजमेंट से लेकर के किस तरीके से आप ग्राहक तक पहुंचेंगे कि वो इस फैसले को लेकर के बिल्कुल जागरूक रहे? हम लोग प्रिंट मीडिया में भी आपने देखा होगा लगातार इसका प्रचार कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज कर रहे हैं, और इसके अलावा हमारी जो ब्रांच ऑफिसेज हैं पूरे देश में, हमारी अभी 38 ब्रांच ऑफिसेज हैं, वो ज्वेलर्स के साथ में, ज्वेलर्स एसोसिएशन के साथ में, हॉलमार्किंग सेंटर्स के साथ में वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रही हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह सूचना पहुँचे। सर एक सवाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ, मसलन आप किसी फुटवेयर के शोरूम पे जाते हैं, आपने शूज़ नहीं खरीदा, लेकिन आपके फिर मोबाइल पे बम्बार्डमेंट हो जाता है कि इस कंपनी का शूज़ आप लीजिए, आपको इस तरीके के एडवर्टीजमेंट बहुत आने लगते हैं। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो दायरा है वो ग्राहकों को प्रभावित कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्या उसको किसी तरीके से रेगुलेट या फिर उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए आपका विभाग कुछ कर रहा है? बिल्कुल इस स्पेसिफिक एरिया में मुझे देखना होगा कि क्या काम हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग में हम लोगों ने ऑलरेडी 8 स्टैंडर्ड पब्लिश किए हैं, जिसमें ग्लॉसरी से लेकर के सिस्टम वैलिडेशन, इम्प्लीमेंटेशन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है। और IEC के लेवल पे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेकिंग बॉडी है, हमारे एक्सपर्ट्स वर्किंग ग्रुप्स को लीड कर रहे हैं, चाहे वो AI में हो, ब्लॉकचेन में हो, कंप्यूटर ब्रेन मैपिंग में हो, स्मार्ट कार्ड्स में हो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम के एरियाज़ हों, इन सभी एरियाज़ में काम कर रहे हैं। बट आपने जो कहा वो एक अच्छा सुझाव है, इस पर विचार करके देखेंगे कि इसको कैसे किया जा सकता है। बट आपने सुना ही होगा कि ऑनलाइन रिव्यू को रेगुलेट करने के लिए न केवल हमने स्टैंडर्ड भी बनाया है, बट एक सर्टिफिकेशन स्कीम भी बनाई है, और सरकार सोच रही है कि इसको मैंडेटरी किया जा सकता है कि नहीं।
और अगली खबर भी कंज्यूमर्स यानी आपसे जुड़ी हुई। जियो ने सबसे सस्ता ब्रॉडबैंड प्लान लॉन्च किया है। क्या है इस प्लान की खासियत, पूरी डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौमित सरकार। जियो ने ये नए सेट ऑफ ब्रॉडबैंड प्लान्स लॉन्च किए। इनफैक्ट ये सबसे चीपेस्ट प्लान है 198 का जो उन्होंने लॉन्च किया है लोअर एंड पे। इनफैक्ट जो प्लान है वो किसी पोस्टपेड प्लान से भी सस्ता है ब्रॉडबैंड में। अब उन्होंने कभी 7 नए प्लान्स लॉन्च किए हैं और 2 जो एग्जिस्टिंग प्लान्स हैं उनको रिवैम्प किए हैं। जो प्लान्स के रेंज है वो 198 से शुरू होते हैं और 1499 तक जाते हैं। और बिगर साइज़ वाले जो प्लान्स है उसमें उन्होंने जो OTT ऐप्स को है उसको भी बंडल किया है, साथ में लाइव चैनल्स को भी बंडल किया है। जैसे कि 299 का प्लान है उसमें वो 6 OTT ऐप्स का एक्सेस दे रहे हैं, प्लस 400 लाइव टीवी चैनल्स दे रहे हैं। 398 का जो ऐप है 398 का जो प्लान है उसमें 14 OTT ऐप्स का वो एक्सेस दे रहे हैं और 550 लाइव टीवी चैनल्स दे रहे हैं। तो क्यों जियो ने ये प्लान्स अभी लॉन्च किए? जैसे कि सबको पता है कि IPL जो अभी शुरू होने वाला है उसका फ्री व्यूअरशिप जियो सिनेमा में किसी भी यूज़र को मिल सकता है। तो जो ब्रॉडबैंड साइड में इसका बेनिफिट हो सकता है उसको सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करने के लिए कंपनी ने ये नए प्लान्स लॉन्च किए हैं। अब जो नए प्लान्स है वो लोअर साइड जो क्राइटेरिया है जो कि लोअर स्पीड और लोअर अफोर्डेबिलिटी वाले कस्टमर्स हैं उनको टारगेट करने के लिए है। और ज़्यादातर ये जो प्लान्स है ये केबल और DTH यूज़र्स को टारगेट करने के लिए कंपनी ने बनाया है। इससे कंपनी के जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज़ है वो भी बढ़ जाता है। अगर आप देखेंगे तो इंडिया में करीब 4.5 करोड़ से ज़्यादा केबल यूज़र्स है और 6.5 करोड़ से ज़्यादा DTH यूज़र्स है जो कि ऑन एन एवरेज 150 to 200 रुपीज़ पर मंथ स्पेंड करते हैं केबल और DTH सर्विस में। तो ये जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है ये अब रिलायंस जियो केटर कर सकता है अपने नए प्लान्स के साथ। अब अगर आप देखेंगे तो पास्ट में भी जब रिलायंस जियो ने सबसे पहला ब्रॉडबैंड प्लान लॉन्च किया था अगस्त 2020 में, तब एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ हमें ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर बेस में देखने मिला था। इनफैक्ट जियो के प्लान्स लॉन्च होने के पहले जो सब्सक्राइबर बेस था वो करीब 4.2% के कैगर से ग्रो कर रहा था और जब से जियो ने लॉन्च किया है तब से जो सब्सक्राइबर बेस है वो करीब 22% के कैगर से ग्रोथ किया है। और ऐसा ही ग्रोथ आगे चल के भी देखने को मिल सकता है क्योंकि जो प्लान्स रिलायंस जियो ने लॉन्च किए हैं वो सबसे ज़्यादा चीपेस्ट है पूरे इंडस्ट्री में। बट थोड़े बहुत कंसर्न्स भी है नए प्लान को लेके, क्योंकि अगर आपको याद होगा पास्ट में करीब 10,000 करोड़ से ज़्यादा कंपनी ने इन्वेस्ट किया था हैथवे और डेन को अक्वायर करने के लिए जो कि केबल ऑपरेटर्स है। और चूंकि ये प्लान केबल साइड वाले बिजनेस को टारगेट कर रहा है तो ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ था रिलायंस इंडस्ट्रीज का ये अब रिडंडेंट हो जाता है। उसी के साथ ये नए प्लान्स की वजह से एनालिस्ट और इन्वेस्टर कम्युनिटी को ये भी थोड़ा डाउट है कि 5G यूज़र बेस जो ग्रोथ है वो थोड़ा स्लो हो सकता है, क्योंकि अगर सब्सक्राइबर्स ब्रॉडबैंड पे रहे तो 5G ग्रोथ आगे चल के कम हो सकता है। ऐसा भी एक कंसर्न है इन्वेस्टर और स्ट्रीट को। बट अब यूज़र कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो प्लान्स जियो ने लॉन्च किए हैं वो सबसे ज़्यादा सस्ते हैं आज के टाइम पे मार्केट में। बढ़ते हैं आगे। नेचुरल गैस की कीमतों पर बनी किरीट पारीख कमेटी की रिपोर्ट पर पेट्रोलियम मंत्रालय ने PMO में प्रेजेंटेशन दिया। ET नाउ स्वदेश को सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि कैबिनेट की अगली बैठक में रिपोर्ट पर विचार हो सकता है। ज्यादा ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने नेचुरल गैस प्राइसिंग के ऊपर किरीट पारीख कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन दिया है और इस बात की संभावना जताई जा रही है कि जो कैबिनेट की अगली बैठक होगी उसमें किरीट पारीख कमेटी की सिफारिशों पर मंजूरी मिल सकती है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने पहले ही इससे संबंधित जो कैबिनेट नोट है वो भेजा है और अब इस बात के प्रयास कर रहा है कि जो सिफारिशें हैं उसको मंजूरी मिल जाए और इसे 1 अप्रैल 2023 से लागू की जाए। जैसा कि आपको पता है कि जो करंट प्राइसिंग रिजीम है वो हाफ ईयरली प्राइसिंग रिजीम है और उसकी मियाद 31 मार्च 2023 से 23 तक है, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से अगर किरीट पारीख कमेटी की सिफारिशों को लागू करना है और जो ओल्ड प्राइसिंग रिजीम है उसमें किसी भी तरह का बदलाव करना है तो उसके लिए कैबिनेट की मंजूरी लेना जरूरी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय इसके प्रयास कर रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्रालय का ये मानना है कि किरीट पारीख कमेटी की सिफारिशों को 1 अप्रैल 2023 से लागू करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड नेचुरल गैस है उसकी कीमतें कम आएंगी। क्योंकि किरीट पारीख कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड नेचुरल गैस है उसका जो सीलिंग प्राइस है वो $6.5 पर MMBTU तय किया गया है, जबकि जो फ्लोर प्राइस है उसको $4 पर MMBTU तय किया गया है। और अगर आप करंट लेवल से इसकी तुलना करें तो इसमें करीब करीब $2 पर MMBTU की कमी जो है वो हो सकती है, जिससे कि जो सब्सक्राइबर्स हैं, चाहे वो जो कंज्यूमर्स हैं,
चाहे वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, एलपीजी के कंज्यूमर्स हैं या फिर सीएनजी पीएनजी के कंज्यूमर्स हैं, उनको फ़ायदा हो सकता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बात सोलर पीवी पीएलआई स्कीम की। स्कीम के दूसरे चरण के लिए रिलायंस, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू समेत 11 कंपनियों का चुनाव हुआ है। ज्यादा जानकारी प्रकाश प्रियदर्शी दे रहे हैं। देखिए, सोलर पीवी मॉडल्स के मामले में आत्मनिर्भर बनने के मकसद से सरकार मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है और इससे संबंधित एक पीएलआई स्कीम की घोषणा पहले की गई थी, लेकिन उसके लिए जो इंसेंटिव्स का ऐलान सरकार ने किया था उसकी रकम काफ़ी कम थी और कंपनियों ने काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई। लिहाजा सोलर पीवी मॉडल्स के लिए एक और पीएलआई स्कीम की घोषणा की गई, उसके दूसरे चरण की घोषणा की गई और अब उसमें किन किन कंपनियों का चुनाव किया है सरकार ने, उसकी जानकारी जो है आज ऊर्जा मंत्रालय ने दी। उसकी ऊर्जा मंत्रालय के हिसाब से करीब 11 कंपनियों का चुनाव जो है इसके लिए सोलर पीवी मॉडल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया गया है। इसमें तमाम बड़ी कंपनियां हैं। अगर आप उस पर नज़र डालें तो इसमें रिलायंस है जिसको कि 6000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स के लिए सफलता मिली है। फर्स्ट सोलर को 3400 मेगावाट कैपेसिटी के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी मिली है। जेएसडब्ल्यू को 1000 मेगावाट कैपेसिटी के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी मिली है। इसके अलावा टाटा पावर सोलर को भी 4000 मेगावाट की कैपेसिटी के प्रोजेक्ट्स के लिए मंजूरी मिली है। तो तमाम बड़ी कंपनियां इस लिस्ट में हैं और सरकार को उम्मीद है कि इसके जरिए करीब 93,000 करोड़ का निवेश जो है सेक्टर में आएगा। सरकार ने इसके लिए करीब 14,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जिसके जरिए इन कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर इंसेंटिव्स जो है वो दी जाएगी। सरकार ने ये टारगेट रखा है कि अगले 3 सालों में इसके जरिए करीब 48,000 मेगावाट की कैपेसिटी के सोलर पीवी मॉडल्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी और भारत इसके मामले में आत्मनिर्भर बन सकता है। जी, बढ़ते आगे। बाजार में आज सीमित दायरे में कारोबार हुआ। निफ्टी मामूली गिरावट के साथ 16,952 पर बंद हुआ और सेंसेक्स में भी 40 अंकों की गिरावट रही। हालांकि निफ्टी हल्की तेजी के साथ 137 अंक चढ़कर बंद हुआ। और इधर सरकारी बंगला खाली करने को लेकर दिए गए नोटिस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस नोटिस पर अपना जवाब देते हुए कहा कि वो इस आदेश का पालन करेंगे। लोकसभा के डिप्टी सेक्रेटरी के पत्र का जवाब देते हुए राहुल ने लिखा कि जनता के जनादेश से वो पिछले 4 टर्म से लोकसभा के सदस्य चुने गए। राहुल ने लिखा कि वो 12 तुगलक लेन के घर से बहुत ही उनकी यादें जुड़ी हैं, लेकिन आदेश आया है तो उसका पालन भी होगा। दूसरी ओर राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सड़क से लेकर संसद तक सरकार, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। साथ ही विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। और राहुल ने अपना सरकारी बंगला छोड़ने की बात कह तो दी है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि बीजेपी राहुल गांधी को नीचा दिखाने और तोड़ने की कोशिश कर रही है। 3-3 महीने 4-4 महीने विदाउट घर रहे हैं। अब ये बंगला मेरे को मिलना तो मेरे को 6 महीने के बाद मिला। तो ये लोग दूसरों को ह्यूमिलेट करने के लिए ये चीज करते हैं। ऐसे एटीट्यूड को मैं कंडेम करता हूँ। इधर राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के मामले पर अमेरिका का बयान सामने आया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने इस मामले पर नजर बनाए रखने की बात कही है। इसमें कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ साथ अमेरिका एक साझा प्रतिबद्धता के साथ भारत सरकार के साथ जुड़ा है। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुद्दे पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल अपने बयानों की वजह से दूसरे देशों को भी बोलने का मौका दे देते हैं। It is intriguing for me that if you look back at Rahul Gandhi's position in England, appealing to powers across the world to intervene in India, I hope MEA can give a response to this which is to your satisfaction, but this statement compels me to reflect on Rahul Gandhi's position, where he implored that every nation in the world should intervene in Indian democracy. और अब बात 17 साल पुराने किडनैपिंग केस में माफिया अतीक अहमद पर चले कानून के डंडे की। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने 17 साल पुराने उमेश पाल
किडनैपिंग केस में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अतीक के 2 साथियों को भी उम्र कैद की सजा दी। वहीं अतीक के भाई अशरफ समेत 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। पुलिस रिकॉर्ड में अतीक गैंग पर करीब 101 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन उमेश पाल किडनैपिंग का केस पहला मामला है जिसमें अदालत ने अतीक अहमद को दोषी ठहराया है। और चलिए बुलेटिन में जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड के साथ। INS चिल्का में हुए शानदार समारोह में नौसेना को पहले बैच के अग्निवीर मिले।